नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 31,661 से ज्यादा सहायक शिक्षकों के एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब अन्य विभागों में सभी खाली पदों का ब्यौरा एकत्र करने का काम शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रदेश के भर्ती बोर्ड और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आगे का खाका तैयार करेंगे। सरकारी नौकरी देने के मामले में सूबे की अखिलेश यादव और मायावती सरकार से काफी आगे चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार अब लकीर को और बड़ा करने के प्रयास में है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी क्रम में आज शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में बाकी और नई भर्तियों पर चर्चा करेंगे। वो विभिन्न विभागों और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। इससे पहले वो सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने के आदेश दे चुके हैं। विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रदेश में रोजगार के जिस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी पर मुख्यमंत्री की लगातार नजर है। लॉकडाउन के समय से ही रोजगार के नए अवसर तलाशने में जुटी योगी सरकार अब एक बड़ा फैसला लिया है। वो सभी विभागों में नई भर्तियां निकालने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा वो सोमवार को विभिन्न विभाग, आयोग और बोर्ड के प्रमुखों के साथ बैठक कर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पहले शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा लिया जाए। उनका लक्ष्य है कि 3 माह में सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से 6 माह में नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम 5:30 बजे अपने सरकारी आवास पर अहम बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभाग, आयोग और बोर्ड के प्रमुखों के साथ वो तय करेंगे कि भर्तियों की कार्ययोजना क्या हो, कैसे पूरी प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव पत्र भेज दिया है। यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा ने नाइट सफारी के लिए आरक्षित जमीन पर फिल्म सिटी बसाने का प्रस्ताव दिया है। शासन ने मंगलवार को होने वाली फिल्म बंधुओं की बैठक में इन प्रस्तावों पर फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने का ऐलान किया है। फिल्म इंडस्ट्री मुख्यमंत्री की इस घोषणा को हाथों हाथ ले रही है। फिल्म सिटी बसाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से प्रस्ताव मांगे थे। यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं। 1000 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजा। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे से सटा होने के साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेहद नज़दीक है। प्राधिकरण ने सेक्टर में अभी भूखंड आवंटन भी शुरू नहीं किया है। सेक्टर में 780 एकड़ जमीन औद्योगिक गतिविधियों के लिए आरक्षित है, जबकि 220 एकड़ जमीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि शासन को फिल्म सिटी का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अंतिम फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा। दोनों प्राधिकरण के प्रस्ताव पर मंगलवार को लखनऊ में चर्चा होगी। फिल्म बंधु की मंगलवार को बैठक होनी है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्राधिकरण के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद किसी एक पर मुहर लग सकती है। इसके बाद फिल्म सिटी को बसाने के लिए आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अनलॉक 4 में देश के बड़े पर्यटकों स्थलों में शामिल ताजमहल को 188 दिनों बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग खुलने के बाद महज 2 घंटे के भीतर ही 2560 टिकट बिक गए। ताजमहल देखने आए पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला। चीन से आए लियांग ताजमहल को देखने वाले पहले पर्यटक थे। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ लोगों को ताज परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ डायना बेंच को लैमिनेट किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद बसंत कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर एसओपी का पालन कर रहे हैं। ताजमहल में 5000 पर्यटकों को ही आने की अनुमति है। सभी पर्यटकों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करने के बाद ही गेट के अंदर आने दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए ग्रुप फोटो पर बुकिंग की सुविधा है। दोपहर 2 बजे से पहले तक 2500 और उसके बाद 2500 पर्यटकों को ही अनुमति दी जाएगी। ताजमहल के साथ आगरा के लाल किले को भी खोल दिया गया है।
किले में एक दिन में 2500 पर्यटकों की ही इजाज़त दी गई है। ताजमहल में सुरक्षा के लिए डायना बैच को भी लैमिनेट किया गया है ताकि समय समय पर सैनिटाइजेशन किया जा सके। अब तक के इतिहास में पहली बार डायना बेंच को लैमिनेट किया गया है। इससे पूर्व ब्रिटेन के युवराज और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आवागमन पर डायना बेंच को बर्फ से ढककर इसकी व्यवस्था की गई थी। आगरा मंडल में 266 और आगरा शहर में ताजमहल के अलावा लाल किला, मेहताब बाग, सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा और एतमादौला जैसे 8 स्मारक बंद कर दिए गए थे। इनमें से ताजमहल और आगरा का किला छोड़कर अन्य सभी स्मारकों को 1 सितंबर से खोल दिया गया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और आगरा का किला को आज से ही खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ये दोनों स्मारक स्थल खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अनलॉक 4 में भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। प्राइवेट स्कूलों के इस फैसले के बाद से सरकारी स्कूल भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की स्कूल में कक्षाएं सोमवार से लगनी थी, वो अब नहीं लगेंगी। वो पहले की तरह ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी स्कूल में कक्षाएं शुरू करने से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शुरू कर दिया गया है। कौशल विकास केंद्रों में भी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से आंशिक रूप से सभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। प्राइवेट के साथ ही सरकारी स्कूलों को भी बंद रखने का आह्वान किया गया है, जिसके बाद इन्हें खोलना संभव नहीं हो पाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पहले ही ऐसे माहौल में स्कूल कॉलेज खोलने में असमर्थता जता दी थी। इसके बाद ही प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को खोलना संभव नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड की अभी तक 10,03,299 एक्टिव केस हैं। एक तरफ जहां भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है, तो वहीं राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना मरीज हैं। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण भी अभी नहीं थमा है। रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 5,809 नए रोगी मिले और इससे अधिक 6,584 स्वस्थ भी हुए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या कहीं अधिक है। यूपी में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 3,54,275 पहुंच गया है। वहीं इसमें से 2,83,274 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, यानी करीब 80% रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लगातार स्वस्थ होने के कारण पिछले 3 दिनों में एक्टिव केस 2,281 कम हुए हैं। अब एक्टिव केस 65,954 हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 94 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी तक ये खतरनाक वायरस 5,047 लोगों की जान ले चुका है। शिकारपुर तहसील में सपाइयों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम शिकारपुर SDM को विधानसभा अध्यक्ष अमर सिंह बघेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज शिकारपुर में भी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष आस मोहम्मद गाजी ने कहा कि मोदी सरकार कृषि को बड़े पूंजीपतियों और विदेशी कंपनियों के हवाले करके कृषि भूमि पर कब्जा कराना चाहती है। किसी विधेयक कॉरपोरेट खेती और ठेका खेती का रास्ता खोलेंगे, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। अंत में कर्ज में डूबा किसान कंपनियों को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा और फसल खरीद में मंडी से बाहर कंपनियों की घुसपैठ से जमाखोरी और मुनाफाखोरी कंपनी पूरे कृषि बाजार पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कृषि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों बर्बाद होंगे। वहीं सपाइयों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे, उत्पीड़न किया जा रहा है, ये सब रोका जाए। धरने में सर्वसम्मति से कृषि विधेयकों के खिलाफ आज आए सभी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को सफल बनाने पर उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तमाम सपा
कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। धरना हुआ है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर यह धरना हुआ है। ये धरना किसान विरोधी सरकार, गरीबों का उत्पीड़न, युवाओं का भविष्य खराब करना। अभी आपने देखा है कि बिल पारित किया है इन्होंने, सब चीज़ का ये प्रचार प्रसार करते हैं और ये अंधेरे कोठरे में बैठ के ये बिल इन्होंने पास कर दिया, किसान विरोधी बिल। इसलिए हम प्रदेश में बदमाशों के हौसले चरम पर हैं। इन दिनों ना तो उन्हें पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून या सजा का। आए दिन यूपी से हत्या, लूट, चोरी और डकैती जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना एक बार फिर से यूपी के बुलंदशहर से सामने आई। मामला दरअसल आहार थाना क्षेत्र के अवंतिका देवी का है, जहां रह रहे एक महंत के घर में बदमाशों ने सेंधमारी की। बदमाशों ने महंत को बेहोश कर लाखों रुपए की नकदी और आभूषण सहित लाखों के माल पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। बहरहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। एक मेरे पास मेरा भाड़ा रहता था जी, और एक बंदा परसों आया था, वो आकर के सब्जी वब्जी लेकर के आया था और हम यहाँ सफाई कर रहे थे, हमारे साथ सफाई में लग गया जी। और रात को भी उसने हमको खाना बना के खिलाया जी, और खाना खिलाया और उसने खाना ना खाया जी। बोले मेरे को मिर्च ज़्यादा लग रही है। अच्छा, खाना नहीं खाया आपके साथ में? खाना नहीं खाया उसने जी। और फिर हम सो गए जी। फिर उसके बाद वो हमारा सामान निकाला। पीलीभीत के कोतवाली दियोरिया कलां के गांव गाजना सिद्धारपुर के पास नहर की जाल में सुबह एक अज्ञात शव मिला। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के तमाम लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। नहर के पानी का बहाव तेज होने के कारण शव जाल के पानी में बह रहा था। पुलिस ने गांव के स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार शव काफी पुराना लग रहा है और बाहर से पानी में बहकर यहां तक आया है। जाल के पानी में फंस जाने के कारण शव आगे नहीं जा सका। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष के आसपास बताई गई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।